अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को जल्दी से सब्सक्राइब करें। सोनिया की शादी इसके माँ बाप की पसंद से हो रही थी। इससे छोटी 4 बहनें और भी थी। जब भी रिश्ता आने पे वालिदैन ने लड़के के ख़ानदान के बारे अच्छी तरह जांच पड़ताल करने की बजाय खुदा का शुक्र अदा किया और 1-2 मुलाकातों के बाद मंगनी कर दी। लड़के वालों ने मंगनी के बाद शादी की रट लगा दी। बकौल इनके के ज़मान इनका इकलौता बेटा था और वह जल्दी घर में बहू लाना चाहते थे। जहेज़ के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। इसलिए सोनिया के माँ बाप ने बिना किसी मुज़ाहमत के शादी की तारीख दे दी। वो लोग वैसे तो बहुत अच्छे थे, मगर सोनिया की माँ कुछ उलझी सी रहती, क्योंकि ज़मान के माँ बाप की शक्लें आम लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ थी। इनकी आंखें गहरी जर्द थी और नाक ज़रा सी लंबी, होंठ बेहद सुर्ख थे। यही बात सोनिया की माँ को बहुत अजीब लगती थी। एक दिन इसने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो इसने आगे से उसे डांट दिया और कहा कि कमाल है बेगम, तुम्हारी सोच को सलाम है। अब हम इसलिए उन्हें शादी से इनकार कर दें कि इनकी शक्लें तुम्हें पसंद नहीं। सोनिया की माँ ने शर्मिंदगी से कहा, ये कब कहा कि इनकार करें, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी कि इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। इसके शौहर ने कहा, शक्लें बनाने वाले तो खुद अल्लाह की ज़ात है, हम कौन होते हैं नुक्स निकालने वाले। शादी वाले दिन जो लोग बारात के साथ आए, इनकी शक्लें भी ज़मान के वालिदैन से मुख्तलिफ नहीं थी। सबकी वही जर्द आँखें और सुर्ख होंठ। हाँ, मगर ज़मान की शक्ल सूरत किसी शहजादे से कम नहीं थी। आँखें नॉर्मल थी, लेकिन होंठ इसके भी गहरे सुर्ख, जो इसके गोरे रंग पे बहुत सूट करते थे। हाफ वाइट शेरवानी में वो चांद से उतर कर कोई परिजाद लग रहा था। सोनिया भी कुछ कम नहीं थी। दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। रुखसती के वक्त सोनिया को ज़मान के साथ पिछली सीट पर बिठाकर इसकी सास खुद बैठ गई आगे और ससुर कार ड्राइवर करने लगा। बाकी बारातियों की गाड़ी इनके पीछे थी। कार एक घर के सामने रुकी तो सोनिया की सास इसका लहंगा संभालते हुए उसे अंदर ले गई। सोनिया पर इश्ताक नज़रों से अपना नया घर देखने लगी, जो बहुत प्यारा था, लेकिन कोई सजावट नहीं की गई थी। सिर्फ इसका कमरा सजा हुआ था। ज़मान की माँ ने उसे आराम का कहा और चली गई। काफ़ी देर गुजर गई। सोनिया ने टाइम देखा, रात का 1 बज रहा था। कैसे अजीब लोग हैं, खाने तक नहीं दिया और ये ज़मान कहाँ रह गया है, इसने सोचा और बेचारगी से लहंगा समेटते हुए खुद ही उठकर बाहर चली गई। शादी वाले घर में मेहमानों की चहल पहल की बजाय गहरा सन्नाटा था। वो हैरानगी से इधर उधर देखते हुए घर में घूमने लगी और बड़बड़ाने लगी, कहाँ चले गए सब। शादी वाले घर में कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। नाई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक भला कौन करता है क्या। भूख से इसकी जान निकल रही थी। किचन नज़र आया तो वो वहाँ घुस गई। अभी वो खाने के लिए कुछ ढूंढ ही रही थी कि किसी के कदमों की आहट उसे सुनाई दी। इसने बाहर देखा तो ज़मान सामने खड़ा था और कहा कि तुम किचन में क्या कर रही हो। सोनिया उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि वो पहली दफ़ा इससे मुखातिब हुआ था। शादी से पहले जब वो घर आया था तो दोनों ने सिर्फ एक एक नज़र देखा था एक दूसरे को। इसने अपनी बेतरतीब सांसों पे काबू पाते हुए कहा, वो मुझे भूख लगी थी, खाना किसी ने दिया ही नहीं, तो मैंने सोचा खुद ही लेने चली जाती हूँ। ज़मान ने माजरत के अंदाज में कहा, ओहो, अभी तो कुछ होगा भी नहीं घर में खाने के लिए, बाजार भी बंद हो चुका होगा। सोनिया ने मुंह बनाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं सुबह ही खा लूँगी। ज़मान ने प्यार से उसे देखकर कहा, तुम कमरे में चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। सोनिया कमरे में आकर इसका इंतज़ार करने लगी। ठीक 5 मिनट बाद दरवाजे पे हल्की सी दस्तक देने के बाद
زمان سونیا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سونیا کو لگا وہ کوئی رومانٹک بات کرنے لگا ہے۔ اس نے شرما کر نگاہیں جھکا لی۔ زمان نے پریشانی سے کہا، ایک مسئلہ ہو گیا ہے سونیا، مجھے دفتر کے کام سے 40 دن کے لیے کل صبح دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ ولیمہ کینسل کر دیا، تمہارے والدین کو بھی انفارم کر دیا ہے، کیونکہ اگر میں نہ گیا تو جاب سے نکال دیا جاؤں گا۔ سونیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں زمان؟ کل تو ہمارا ولیمہ ہے، آپ اپنے باس کو بتائیں کہ آپ نہیں جا سکتے ابھی۔ زمان نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں یار، یہاں کوئی کسی کی مجبوری نہیں سمجھتا، مجھے ہر حال میں جانا ہوگا، بہت ضروری ہے، مجھے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر نہیں بھی جاؤں گا میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہماری ابھی شادی ہوئی ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سونیا اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے جانے کے لیے اس کے ساتھ تیار ہو گئی۔ زمان نے خوش ہو کر اس کا ماتھا چوما اور کہا، تھینکس فار انڈرسٹینڈ، تم اب پیکنگ کر کے ریسٹ کرو، ہمیں صبح 5 بجے نکلنا ہے، ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات وہیں جا کر کریں گے۔ اگلی صبح زمان نے اسے جگا کر تیار ہونے کا کہا اور بتایا کہ ناشتہ بھی راستے سے کرنا ہے۔ دونوں بیگ اٹھائے کمرے سے نکلے۔ زمان کو سیدھا گیٹ کی طرف جاتے دیکھ کر سونیا نے کہا، ارے امی ابو سے تو مل لیں۔ زمان نے جواب دیا، وہ لوگ سو رہے ہوں گے، انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہوگا، ویسے بھی میں نے بتا دیا تھا کہ صبح ہم لوگ نکل جائیں گے۔ سونیا کو عجیب تو لگا مگر وہ چپ رہی۔ لمبے سفر کے دوران سونیا کی آنکھ لگ گئی اور تب کھلی جب گاڑی ایک گھر کے بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ زمان نے اتر کر لاک کھولا تو سونیا نے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے زمان؟ کیا آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں؟ زمان نے سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے کہا، جی ہاں، کافی دفعہ آیا ہوں۔ سونیا نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے پہلا قدم جیسے ہی گھر کے اندر رکھا، اسے کئی لڑکیوں کی چیختی ہوئی آواز ایک ساتھ سنائی دی، رک جاؤ پلیز، اندر مت آؤ ورنہ کبھی واپس نہیں جا سکو گی، رک جاؤ۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ زمان کی آواز نے ان لڑکیوں کی آواز کا تسلسل توڑا۔ کیا ہوا سونیا، رک کیوں گئی؟ سونیا کو باہر کھڑا دیکھ کر زمان اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور بتانے لگا کہ تم یہ پرانا اور ویران گھر دیکھ کر ڈر گئی ہوگی شاید، لیکن پوری دنیا میں میرا یہ سب سے پسندیدہ جگہ ہے، بہت سکون ہے اس گھر میں۔ اس گھر میں عجیب سی وحشت تھی، صحن میں پرانے درختوں کا ایک جھنڈ اور سامنے برآمدہ جس میں 3 کمرے تھے۔ زمان لنچ کے بعد آفس چلا گیا۔ سونیا سامان سیٹ کرنے کے بعد لیٹ گئی۔ نیم خندگی میں اس نے عجیب سا خواب دیکھا، 6 دھولیں ایک آدمی کے ارد گرد کھڑی آپس میں جھگڑ رہی تھی۔ سونیا نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو وہ زمان تھا، سب اسے بازو اور کندھوں سے پکڑ کر اپنی اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور بول رہی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے، نہیں یہ میرا شوہر ہے، تم چھوڑو یہ میرا دولہا ہے۔ سونیا ان سب کے بیچ سے زمان کو کھینچنے لگی اور بولی، پیچھے ہٹو تم سب، یہ میرا شوہر ہے۔ سب اونچی آواز میں جھگڑنے لگی اور اچانک سونیا کی آنکھ کھل گئی۔ شام کو جب زمان آیا تو اس نے خواب سنا کر معصومیت سے کہا، زمان آپ دوسری شادی تو نہیں کریں گے؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم بھی نہ سونیا۔ سونیا نے غصے سے اسے گھورا تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی وفاداری اور محبت کا یقین دلانے لگا۔ رات کو دونوں ایک دوسرے میں دیر تک کھوئے رہے۔ 2 بجے کے قریب سونیا شاور لے کر آئی تو زمان سو چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سکھانے لگی۔ اب وہ بھی سہاگن ہو چکی تھی، اسے اپنا رنگ روپ مزید نکھرا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آئینے میں برآمدے والی کھلی کھڑکی نظر آ رہی تھی، وہاں ایک لڑکی کھڑی اسے گھور رہی تھی جس کے پھیکے سے چہرے پہ لمبے لمبے کٹ لگے تھے جیسے بلیڈ یا چاقو سے لگائے گئے ہوں۔
सोनिया ने मुड़कर देखा, खिड़की में कोई नहीं था। इसने दोबारा आईने में देखा तो वो मौजूद थी। सोनिया ने गौर से देखा, ये इन्हीं लड़कियों में से एक थी जो दुल्हन बनी ज़मान को अपना दूल्हा बोल रही थी। सोनिया ने चीखते हुए ज़मान को जगाया। ज़मान ने लाइट्स ऑन करके देखा, बाहर तो कोई था ही नहीं। सोनिया को खौफज़दा देखकर वो इसके बाल सहलाने लगा और वो पुरसुकून होकर सो गई। सुबह जब वो उठी तो ज़मान इसके लिए नाश्ता बना रहा था। सोनिया को अपनी किस्मत पर रश्क आया। नाश्ता करते हुए इसने देखा कि इसके बाजू पे 2 इंच लंबा कट लगा हुआ था, जिसमें से खून निकलकर खुश्क हो चुका था। ज़मान की नज़र इसके बाजू पे पड़ी तो वह तड़प कर रह गया। सोनी, ये क्या हुआ तुम्हें? सोनिया ने हैरानगी का इज़हार करते हुए कहा। पता नहीं कैसे लग गया, शायद मेरी चूड़ी टूट के लग गई हो गई। ज़मान नाश्ता छोड़कर उठा और उसे डॉक्टर के पास चलने का कहा। इसकी फिक्रमंदी देखकर सोनिया ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ, ज़रा सा कट है, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। आप प्लीज़ नाश्ता करें, ऑफिस से देर हो जाएगी। ज़मान ने अच्छी तरह ज़ख्म देखा, ज़्यादा नहीं था, उसे कुछ तसल्ली हुई थी। इसके ऑफिस जाने के बाद सोनिया घर की सफाई में लग गई। इसने महसूस किया कि पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई है। सोनिया ने किचन के सामान की लिस्ट बनाई और किसी स्टोर की तलाश में घर से निकली। रास्ते में एक औरत गली में खेलते हुए बच्चों से अपने बच्चे को निकालकर इसको डांटते हुए घर ले जा रही थी। सोनिया ने इससे पूछा, आंटी, यहाँ नज़दीक कोई दुकान है क्या? इस औरत ने खुश मिजाजी का मुजाहरा करते हुए उसे नज़दीकी स्टोर का रास्ता समझाया और पूछा, लगता है तुम इस मोहल्ले में नई आई हो। सोनिया ने जवाब दिया, जी हम कल ही आए हैं। गली की नकड़ पे जो काले गेट वाला मकान है वहाँ रहते हैं हम। किसी दिन आइएगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इस औरत ने हैरत से सोनिया को सर से पाँव तक देखा, जैसे वो किसी और दुनिया की मखलूक हो। क्या तुम इस घर में रहती हो सोनिया? सोनिया ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया तो वो औरत खौफज़दा होकर अपने बच्चे को लेकर तेज़ तेज़ वहाँ से चलते हुए जल्दी से अपने घर में घुस गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। सोनिया इसकी इस हरकत पे बहुत परेशान हो गई। दुकान से वापस आते हुए अजान होने लगी। आवाज़ से लग रहा था कि मस्जिद कहीं नज़दीक है। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, आवाज़ आना बंद हो गई। उसे हैरत हुई। इसने दोबारा बाहर जाकर सुना, अजान जारी थी। शाम को ज़मान आया तो सोनिया ने पूरे दिन की रवादाद सुनाकर कहा कि इस घर में ज़रूर कोई गड़बड़ है। ज़मान ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया और इसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा, तुम मुझे बताओ, घर से बाहर गई क्यों थी? पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। जो सामान मंगवाना हो मुझे बता दिया करो, और इस घर में कोई मसला नहीं, बस पुराना है इसलिए पुरअसरार लगता है। एक तो मैं सारा दिन काम करके थका हुआ आया हूँ और तुम मेरी थकन उतारने की बजाय डरावनी कहानियाँ सुनाने बैठ गई हो। सोनिया शर्मा सी गई और दोनों एक दूसरे की बाहों में दुनिया की उलझनों को भूल गए। इस दिन के बाद सोनिया कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। तन्हाई में घर के अंदर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता, मगर वो वहम समझकर नज़रअंदाज कर देती। वो ज़मान के ख्यालों में उलझी रहती, जिसे पाकर उसे दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ मिल गई थी। इस खमारी में खोए अपने आस पास छोटी मोटी आहटें उसे महसूस भी ना होती थी। हर गुज़रते दिन के साथ इसके जिस्म पर छोटे छोटे कट्स की तादाद बढ़ रही थी। उसे अकेले में अपने वालिदैन और बहनों की भी याद आती। इसने एक दफ़ा ज़मान से फ़ोन पर घर बात करवाने का कहा तो ज़मान ने बताया इस इलाके में सिग्नल नहीं आते। वो ये सोचकर मुतमईन हो गई। कुछ दिन की तो बात है, इधर इसके माँ बाप और बहनें इससे मिलने इसके घर गए, जहाँ इसके सास ससुर रहते थे, मगर वहाँ ताला लगा हुआ था
انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ اس گھر میں 5 سال پہلے ایک فیملی رہتی تھی جن کے بیرون ملک شفٹ ہونے کے بعد سے یہ گھر خالی ہی ہے۔ سونیا کے والدین رشتہ طے کرنے سے پہلے زمان کو دیکھنے اس کے گھر آئے تھے۔ زمان اور اس کے والد کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ وہ لوگ شدید پریشانی کے عالم میں گھر لوٹ گئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔